यूं थी कि माई फेस इज सो ब्लैंक दैट यू कैन नॉट सी व्हाट आई फील इनसाइड माई हार्ट। 70 के दशक में स्क्रीन पर राज करने वाली रेखा जब भी कहीं जाती हैं तो जगह में एक चांद सी डाल देती हैं। बॉलीवुड में टाइमलेस ब्यूटी का प्रतीक रही रेखा के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके जैसा ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। प्रोफेशनल करियर में उन्होंने जितनी सक्सेस देखी उतना ही डाउनफॉल भी फेस किया। उमराव जान की इस एवरग्रीन ब्यूटी के अमिताभ बच्चन के साथ रिलेशनशिप होने या कॉस्मेटिक सर्जरी कराने से लेकर 15 साल की उम्र में स्क्रीन पर जबरदस्ती किस किया जाना हो या फिर जया बच्चन द्वारा सबके सामने थप्पड़ मार देना, बहुत कुछ फेस किया रेखा ने अपनी इस जिंदगी में। अपनी सदाबहार खूबसूरती से सिने प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाली रेखा हर किसी को हंसते मुस्कुराते हुए मिलती है। रेखा के बचपन की बात करें, 10 अक्टूबर 1954 तमिल सुपरस्टार यामिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पा वल्ली के घर रेखा का जन्म हुआ। आउट ऑफ मैरिज पैदा होने की वजह से उनके फादर ने रेखा और उनकी बहन को कभी भी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। सिमी गरेवाल के टॉक शो में इस बात का जिक्र करते हुए वो कहती हैं, That's the first impression. I was like, oh, Papa, this is Papa. And you knew he was your Papa? Oh yeah. Then he didn't stop to come and talk to you? No, I didn't think he noticed me. तो कुछ ऐसा रहा रेखा का बचपन। पिता उनकी जिंदगी से गायब रहे, जिसकी वजह से उनका अपनी माँ के साथ एक बहुत ही करीबी रिश्ता था। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखना पड़ा। 1966 में एज चाइल्ड आर्टिस्ट तेलुगु फिल्म रंगुला रत्लम से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया 1970 में आई फिल्म सावन भादो से, लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी। 1969 में वो ऑलरेडी विश्वजीत चटर्जी के साथ फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग पूरी कर चुकी थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान हुए एक हादसे की वजह से ये फिल्म 10 साल बाद 1979 में एक नए नाम दो शिकारी के साथ रिलीज हुई। यासिर उस्मान द्वारा रेखा पर लिखी गई बुक रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में वो लिखते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन के वक्त विश्वजीत चटर्जी ने रेखा को जबरदस्ती किस किया। यासिर उस्मान लिखते हैं कि सीन की सारी डिटेल्स ऑलरेडी डिसाइडेड थी, सब कुछ पहले से तय था। जैसे ही डायरेक्टर राज नवाथे ने एक्शन कहा, विश्वजीत ने रेखा को पकड़ा और किस करना शुरू कर दिया। रेखा कुछ बोल नहीं पाई और सहम गई। ना तो डायरेक्टर ने कट कहा और ना ही विश्वजीत रुके। लेकिन बाद में सेंसरशिप के प्रॉब्लम्स के चलते फिल्म 10 साल के लिए डिले हो गई। यही कारण रहा और सावन भादो बनी रेखा की पहली बॉलीवुड डेब्यू फिल्म। इसके बाद 70 के दशक की शुरुआत में वो कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों का हिस्सा रही, जैसे रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की और प्राण जाए पर वचन न जाए। जब रेखा इन फिल्मों में काम कर रही थी तो वो ओवरवेट हुआ करती थी और उनका रंग सांवला था, जिसके चलते उन पर कमेंट करते हुए शशि कपूर ने एक बार कहा था कि ये सांवली और मोटी दिखने वाली एक्ट्रेस कैसे हिट होगी। उनके डार्क कम्प्लेक्शन की वजह से उन्हें अगली डकलिंग कहकर पुकारा जाता। इस क्रिटिसिज्म के चलते कहा जाता है कि बाद में रेखा ने अपनी नोज की सर्जरी करवाई और अपने कम्प्लेक्शन को सही करने के लिए भी उन्होंने ट्रीटमेंट्स लिए, लेकिन इस बारे में रेखा हमेशा ही इनकार करती रही हैं। अपनी खूबसूरती का क्रेडिट उन्होंने हमेशा से योगा और डाइट को दिया है, जिसके चलते उन्होंने बाद में इस पर एक बुक भी लिखी, रेखाज माइंड एंड बॉडी टेम्पल नाम से। 1976 में आई फिल्म दो अनजाने, इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। इस फिल्म ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। रेखा जिसे फिल्मों में काम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग ये कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का, पर इन माय केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद उनका फिल्मों के प्रति नजरिया बदला और वो अपने काम को सीरियस होकर करने लगी। 1970 में आई फिल्म घर ने उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक एक्ट्रेस के तौर पे एस्टेब्लिश किया। उनकी यादगार परफॉर्मेंस ही थी जिसकी वजह से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उन्हें फिल्मों के लिए अप्रोच करने लगे। कामयाबी का ये सिलसिला थमा नहीं और रेखा ने बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया एज ए लीड एक्ट्रेस। खूबसूरत, उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर, इजाजत, खून भरी मांग, दो अनजाने, सुहाग, बीवी हो तो ऐसी, बहुरानी इस सदाबहार एक्ट्रेस की पॉपुलर फिल्म्स थी। इन फिल्मों की वजह से रेखा पहली फीमेल स्टार बनी जिन्होंने हीरो ओरिएंटेड फिल्मों में एज लीड एक्ट्रेस काम किया। उन्हें 4 बार बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1990 में उन्होंने कुछ और इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल फिल्मों में काम किया, जैसे कि 1996 में आई कामासूत्र में उन्होंने टीचर का रोल करके सबको चौंका दिया। 1997 में वो सुर्खियों का विषय फिर बनी जब उन्होंने फिल्म आस्था में ओमपुरी के साथ बोल्ड सीन्स देकर बॉलीवुड में सनसनी खड़ी कर दी।
इसके बाद उनके करियर का ग्राफ नीचे जाने लगा और साल 2000 में उन्होंने खालिद मोहम्मद की जुबैदा में एक छोटा सा रोल किया। 2014 में उनकी लास्ट फुल लेंथ फिल्म आई सुपर नानी। उसके बाद फिल्म और टीवी शोज में एज गेस्ट अपीयरेंस देती रहती हैं। एक तरफ पर्दे पर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी एक्टर किरण कुमार तो कभी विनोद मेहरा या फिर अमिताभ बच्चन के साथ उनके रिलेशनशिप की न्यूज फिल्मी मैगजीन के कवर पेज पर होती आए दिन। बचपन में एक प्रोटेक्टिव और मजबूत रिश्ते की तलाश और बड़े होने के बाद एक कंपेनियन की चाहत हमेशा ही रेखा को रही, लेकिन उनकी किस्मत थी कि ये दोनों रिश्ते ही उनकी जिंदगी से गायब रहे। फिल्म इंडस्ट्री में रेखा का पहला अफेयर रहा सुपरस्टार जितेंद्र के साथ। जितेंद्र अपनी फीमेल को स्टार्स के साथ फ्लर्ट करने के लिए जाने जाते थे। दोनों ने साथ में अनगिनत फिल्में की। रेखा जितेंद्र को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन जितेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा थे। जब दोनों के रिश्ते की अफवाहें उड़ने लगी तो लोगों ने रेखा को होम ब्रेकर कहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद रेखा की जिंदगी में दस्तक दी एक्टर किरण कुमार ने, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। 1971 में रेखा की मुलाकात हुई एक्टर विनोद मेहरा से। इन दोनों ने बहुत सारी फिल्में साथ में की, जैसे कि ऐलान, चेहरे पे चेहरा, कर्तव्य। कहा जाता है कि रेखा विनोद मेहरा की चार्मिंग पर्सनालिटी से इतनी ज्यादा अट्रैक्ट हुई कि उन्हें दिल दे बैठी। दोनों ने कोलकाता में सीक्रेट मैरिज की। विनोद मेहरा जब रेखा को लेकर अपनी मां कमल मेहरा के पास गए तो उन्होंने रेखा को अपनी बहू मानने से मना कर दिया, यहाँ तक कि अपनी सैंडल उतार उन्हें मारने के लिए दौड़ी। विनोद मेहरा ने किसी तरह बीच बचाव किया, लेकिन विनोद मेहरा की मां की वजह से ये रिश्ता भी टिक नहीं पाया। 2004 में सिमी गरेवाल के शो में रेखा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि वो विनोद मेहरा की सिर्फ अच्छी दोस्त है। रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते के बारे में कौन नहीं जानता। बात तो यहाँ तक बढ़ गई थी कि 1980 में राम बलराम की शूटिंग के वक्त जब रेखा ने फ्री में फिल्म की सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन काम कर रहे थे, ये बात जब जया बच्चन तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गई। एक दिन जया बच्चन सेट पर पहुंची और वो देखती हैं कि अमिताभ बच्चन और रेखा साथ में बात कर रहे होते हैं। गुस्से में आई जया बच्चन ने रेखा को पूरी यूनिट के सामने थप्पड़ मार दिया। शर्मिंदा हुए बिग बी कुछ कह नहीं पाए और चुपचाप वहां से चले गए। 1981 में आई सिलसिला इनकी आखिरी फिल्म थी साथ में, क्योंकि इसके बाद जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन से कह दिया था अब वो रेखा के साथ कभी काम नहीं करेंगे। अपनी पर्सनल लाइफ में सेटल होने की तलाश में लगी रेखा को उनकी फ्रेंड और फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने 1990 में मुकेश अग्रवाल से मिलवाया। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के बिजनेसमैन थे। यह एक इम्पल्सिव डिसीजन था जिसका एहसास रेखा को शादी के 1 महीने बाद ही हो गया। मुकेश अग्रवाल रेखा के स्टारडम से प्रभावित थे। मुलाकात के महज 1 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली, लेकिन रेखा पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उन्हें पता चला कि मुकेश अग्रवाल क्रॉनिक डिप्रेशन का शिकार थे। दिल्ली में अपना बिजनेस और काम छोड़कर वो रेखा के सेट पर मंडराते रहते। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि रेखा लंदन गई हुई थी किसी काम से और मुकेश ने उनके पीछे सुसाइड कर लिया। एक शख्स जो पहले से डिप्रेशन का शिकार था, उसकी मौत के लिए भी रेखा को जिम्मेवार ठहराया गया। मीडिया ही नहीं, इंडस्ट्री ने उन्हें नेशनल वैम्प करार दिया। यही कारण था कि उन्होंने खुद को एक 4 दीवारी में कैद कर लिया। रेखा की इस कहानी के बारे में जो गौरवशाली बात है वो यह है कि एक औरत जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती है और एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि मेल डोमिनेटेड है उस पे उसने 40 साल तक राज किया। एक एक्ट्रेस जो हिंदी इंडस्ट्री में आई जबकि वो हिंदी बोलना तक नहीं जानती थी। बॉलीवुड के सो कॉल्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के साथ उन्हें कंपेयर किया गया। सालों तक वो ह्यूमिलेशन सहती रही, यहाँ तक कि फेमस होने के बाद भी उन्हें ह्यूमिलेट किया जाता रहा, लेकिन हर बार वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर निकली, कभी डगमगाई नहीं। अब वो इंटरव्यू कम ही देती हैं, अपने शानदार सी फेसिंग बंगले में अकेली रहती हैं और अपनी कांचीवरम साड़ी में और रेड लिपस्टिक में कभी कभार बाहर निकलती हैं। कह सकते हैं कि रेखा इस इंडस्ट्री की एक सदाबहार खूबसूरत एक्ट्रेस है और शायद मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन एज वेल, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। ये कहानी सुनकर आपको क्या लगता है? क्या रेखा सच में एक वैम्प थी या फिर सिर्फ एक विक्टिम?